हेलो एवरीवन, ज्ञानम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। कल हमने एलिजाबेथन एज स्टार्ट की थी और फर्स्ट राइटर किया था, दैट इज़ एडमंड स्पेंसर। आज हम नेक्स्ट राइटर करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। इसका टाइम पीरियड याद रखना क्रिस्टोफर मार्लो का, दैट इज़ 1564 to 1593। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और ये इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखना। पहला तो ये कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उस ग्रुप का नाम है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स। सो यूनिवर्सिटी विट्स एक ऐसा ग्रुप है 16th सेंचुरी के प्ले राइट्स का जो सारे के सारे शेक्सपियर के पहले के टाइम के हैं, एंड दे ऑल वर एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़। सो इसमें 7 राइटर्स आते हैं, उनको ध्यान में रखना। और क्रिस्टोफर मार्लो इज़ वन ऑफ देम। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग्ड टू द ग्रुप विच इज़ नोन एज। सो ऑप्शन में है यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी विट्स और यूनिवर्सिटी डॉन्स। तो ये है इसका आंसर, यूनिवर्सिटी विट्स। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखने वाला ये है कि एक ऐसा प्ले राइट रहा है जिसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। ट्रेजेडीज़ क्या होता है? ट्रेजेडी एक ऐसा जॉनर है लिटरेचर का जिसमें जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स करता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है या हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती उसकी, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली वो ये है कि जो इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन मैन लिए गए हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ ध्यान में रखने वाली वो ये है कि इसके जो सारे कैरेक्टर्स का जो मेन थीम रहा है वो यही रहा है, पावर, कि किसी ना किसी तरीके से हमारी जो पावर है वो बढ़ती रहे। यही इसकी ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। कुछ राइटर्स ये मानते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ही विलियम शेक्सपियर था। सो इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है हमारे लिटरेचर में। सो किस किस पॉइंट्स पे रही है कि हाँ वो क्वीन एलिजाबेथ का था। सो एट दैट टाइम एक पम्फलेट जारी हुआ जिसमें ये लिखा गया दैट जीसस क्राइस्ट वाज अ गे। सो एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसने क्रिश्चियनिटी को एक बार बहुत ज़्यादा भड़का दिया था और क्वीन एलिजाबेथ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने एक डेथ वारंट निकाल दिया था कि जिसने भी ये लिखा है उसको डेथ सेंटेंस किया जाए। सो क्रिस्टोफर, ये थॉमस किड था जिसने ये रिवील किया कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ये पम्फलेट लिखा है। अब थॉमस किड कौन था? ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में ही आता है और ये एक जिस इन में वो रह रहा था क्रिस्टोफर मार्लो, उसी इन में थॉमस किड था। तो उसने ये रिवील किया कि ये जो पम्फलेट है वो किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो क्वीन एलिजाबेथ ने कह दिया कि जहाँ भी क्रिस्टोफर मार्लो दिखे उसको मार दिया जाए। तो इस सेंटेंस को ये माना जाता है, इस डेथ सेंटेंस से बचने के लिए क्रिस्टोफर मार्लो ने एक खेल खेला। क्या खेल खेला कि एक बार 3 फ्रेंड्स, कौन कौन से फ्रेंड्स? क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम बर्डसले और एनग्राम फ्रेडले। सो ये तीनों ड्रंकर्ड हैं और एक होटल में बैठ के शराब पी रहे हैं। तो ये इन तीनों में लड़ाई हो जाती है इस बात की कि हु विल पे। सो वन ऑफ देम क्रिस्टोफर मार्लो के चाकू लगा देता है और ये प्रिटेंड किया जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो मर गया। ये माना जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ये गेम इसलिए प्ले की क्योंकि वो बचना चाहता था क्वीन एलिजाबेथ के डेथ सेंटेंस से कि क्वीन एलिजाबेथ उसको मरवा ना दे। तो जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहे हैं हमारे लिटरेचर में, जो ये मानते हैं वो किन पॉइंट्स को लेके ये मानते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ही शेक्सपियर था। तो इनके पॉइंट्स रहे हैं कि जब क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हुई, विद इन अ वीक जो है वो विलियम शेक्सपियर ने एक पोएम लिख दी, दैट इज़ वीनस एंड एडोनिस। वो पब्लिश हो गई। सो दूसरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये माना जाता है एने हैथवे जो विलियम शेक्सपियर की वाइफ थी, तो वो 8 साल छोटी थी विलियम शेक्सपियर से। तो वो इस चीज़ को मानते हैं कि शायद वो क्रिस्टोफर मार्लो से पहले मैरिड थी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट ये माना जाता है कि इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी सेम रहा है। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स को अपनाया है, तो इसी ने भी जो विलियम शेक्सपियर है उसने भी ब्लैंक वर्स को ही अपनाया है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे इसकी काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं जो कॉपी करके विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। जैसे ज्यू ऑफ माल्टा को कॉपी करके मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है और एडवर्ड 2 को कॉपी करके उसने रिचर्ड 2 लिखा है। देन इवन की लाइंस
इनकी भी काफ़ी सेम रही हैं। एक लाइन है जो विलियम शेक्सपियर ने भी यूज़ की है और क्रिस्टोफर मार्लो ने भी यूज़ की है। वो लाइन है, हु लव्ड दैट एवर लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को ध्यान में रखना। ये काफ़ी पॉइंट्स रहे हैं जो इनके कंट्रोवर्शियल हैं। देन अब हम करते हैं इसके वर्क्स के बारे में डिस्कस। तो जो इसका पहला वर्क है दैट इज़ टेम्बरलिन। टेम्बरलिन ये कब परफॉर्म हुआ? 1590 में। इसका कोई एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि ये कब लिखा गया है, सिर्फ एक पीरियड पता है कि ये 1586 टू 1590 के बीच में लिखा गया। ठीक है, ये उसका पहला वर्क था और ये किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसकी स्टोरी क्या है? आपने बाबर के बारे में सुना होगा हिस्ट्री में। सो बाबर जो है वो टेम्बरलिन की 14th जनरेशन माना जाता है। तैमूर का राजा सुना होगा, वही टेम्बरलिन है। सो इसकी स्टोरी क्या है कि टेम्बरलिन जो है वो एक शेफर्ड बॉय है। उसको किंग ऑफ पर्शिया बुलाते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, तू हमारी हेल्प कर। सो टेम्बरलिन मान जाता है और उनकी हेल्प करता है और वो युद्ध जीत जाते हैं। देन वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ जीतता जा रहा है और सारे ही मतलब आसपास के एरिया को अपने राज्य में मिला लेता है। सो वो एक बहुत अच्छा वॉरियर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनहैप्पी है। किसके लिए अनहैप्पी है? अपने सन को लेके, बिकॉज उसका जो सन है वो एक कॉवर्ड बॉय है, एक डरपोक किस्म का लड़का है जो ना ही कोई काम करता है और ना ही किसी लड़ाई में भागीदारी देता है। सो वो इस बात को लेके काफ़ी चिंतित है कि अब क्या होगा, जो मेरा इतना राज्य है वो कौन संभालेगा। तो वो क्या करता है कि अपने लड़के को समझाता है, लेकिन उसका लड़का फिर भी नहीं मानता। जब लड़ाई होती है तो वो कहीं ना कहीं छिप जाता है। हालांकि वो किसके लिए लड़ रहा है ये सब कुछ, जो टेम्बरलिन है, ताकि मेरे हाथ में सबकी पावर आ जाए, सब मेरे अधीन हो जाए। लेकिन वो कहता है जब मेरा लड़का ही कॉवर्ड है तो ये कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा इतना जो राज्य फैला हुआ है उसका क्या फ़ायदा। सो एट लास्ट में क्या है, वो अपने सन को ही मार देता है। ये लोगों को ये कहता है कि जो इसके सन की डेथ हो गई, वो लड़ते लड़ते डेथ हो गई और वो जो है वो एक शहीद है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेम्बरलिन। टेम्बरलिन को ध्यान में रखना। देन इट इज़ अबाउट तैमूर, मैंने अभी बता ही दिया। देन नेक्स्ट जो वर्क है दैट इज़ द ज्यू ऑफ माल्टा। इसका जो फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ रिच ज्यू ऑफ माल्टा। इसकी स्टोरी क्या है? ये सोर्स रहा है विलियम शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस का। सो जैसे वो प्ले आपने पढ़ा ही होगा, उसमें जो शाइलॉक का कैरेक्टर है वो यहाँ पे जो शाइलॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है? बारबस, BARABAS। इस प्ले की जो सेटिंग है वो माल्टा है। माल्टा एक जगह का नाम है मेडिटेरियन सी के पास। सो एक बार क्या होता है, टर्किश कमांडर माल्टा के गवर्नर को एक ऑर्डर करके जाता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना टैक्स भरिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर अटैक कर देंगे। सो गवर्नर किसी ना किसी तरीके से 1 महीने का टाइम मांगता है कि हमें 1 महीने का टाइम दीजिए, हम अपना टैक्स जो है वो पे कर देंगे 1 महीने के बाद। सो अब जो गवर्नर है वो बारबस को बुलाता है। बारबस कौन है? एक रिच ज्यू है। जब बारबस किंग के पास आता है तो वो ये कहता है कि वैसे तो हमें ज़्यादा हक नहीं दिए जाते इस जगह पे, ज़्यादा हक जो हैं वो क्रिश्चियंस को हैं, हमें बात बात पे ताने दिए जाते हैं, तो आज हेल्प ज्यूज से क्यों मांग रहे हो? आप क्रिश्चियंस के पास जाइए, उनसे हेल्प मांगिए। सो वो हेल्प करने से मना कर देता है और किंग को गुस्सा आता है और गुस्से में इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख लेता है। सो बारबस को भी गुस्सा आता है बिकॉज ये इसका ऑनर जो है वो रिवेंजफुल ट्रेजेडी रहा है। सो बारबस इसका बदला लेना चाहता है उस गवर्नर से जिसने इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है, जो मेन प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली थी। सो वो क्या करता है, अपनी बेटी एबिगल का यूज़ करता है। एबिगल को कहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो गवर्नर का बेटा है उसको अपने चक्कर में फंसा और मेरी प्रॉपर्टी निकलवा दे। सो एबिगल और इसमें उसका जो हेल्प करता है वो उसका सर्वेंट है एथेनोर। सो एथेनोर उसकी हेल्प करता है। एथेनोर फेक लेटर्स लिखता है किसको भेजने के लिए, गवर्नर के बेटे और उसके दोस्त को भेजने के लिए कि एबिगल जो है वो तुमसे प्यार करती है। तो एबिगल को जब ये पता लगता है कि ऐसे करके लेटर्स लिखे गए हैं,
सो वो क्या उसे बहुत गुस्सा आता है और वो क्या है, नन बन जाती है। सो और पीछे से जो उसका बारबस उसका फादर है वो उन लड़कों को मरवा देता है, उसको और उसके दोस्त को। बाद में जब बारबस को पता लगता है कि उसकी बेटी जो है वो नन बन चुकी है, उसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली है, बिकॉज वो पहले ही क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और जिस ननरी में वो रह रही होती है, सो वहाँ की जो सारी नन्स हैं और अपनी बेटी को भी वो पॉइज़न दे देता है और उसकी बेटी भी है वो मर जाती है। तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं अभी भी शांत नहीं होता, तो अभी भी वो गवर्नर से लड़ाई करता है। यही है इस जो प्ले की समरी। देन नेक्स्ट हम करते हैं, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इसका जो नरेटर है वो मकायवेली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको मकायवेलियन प्ले भी कहा जाता है। ये शुरू में ही एक कैरेक्टर है जो ये बताता है कि मैं आपको ये सारी स्टोरी नरेट करूँगा, और इसका एक फेमस कोटेशन है, दैट इज़ इट इज़ नो सिन टू डिसीव अ क्रिश्चियन। ठीक है, और ये 5 एक्ट की एक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डॉक्टर फॉस्टस। ये हम सब एमए में भी पढ़ के आए हुए हैं। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इसकी सेटिंग है जर्मनी। ये कब परफॉर्म हुआ था? 1594 में, और लिखा कब गया था? 1592 में। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसकी स्टोरी वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब पढ़ के ही आए हैं कि डॉक्टर फॉस्टस भी एक स्कॉलर, बहुत विद्वान था, जिसने हर एक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है, चाहे वो साइंस की फील्ड है, मैथ्स की, फिज़िक्स की, एस्ट्रोलॉजी की, सारी फील्ड्स को पढ़ा हुआ है। फिर भी उसकी जो क्वेस्ट है, उसकी थ्रस्ट जो है वो नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा है, वो और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है। फिर जो उसके साथ के प्रोफेसर हैं, इनका नाम याद रखना, दैट इज़ कॉर्नेलियस एंड वाल्डेस, जो उसको कहते हैं कि अब तूने सारी फील्ड के बारे में जानकारी ले ली है, अब तू ब्लैक मैजिक के बारे में पढ़। ठीक है, सो जो उसको ब्लैक मैजिक सिखाते हैं वो कौन है? कॉर्नेलियस और वाल्डेस। इनका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब वाल्डेस और कॉर्नेलियस उसको ब्लैक मैजिक सिखाते हैं तो वो धीरे धीरे इतना मास्टर हो जाता है कि उसको हर चीज़ जो है वो अब समझ आने लग जाती है। सो यहाँ पे कैरेक्टर्स आते हैं गुड एंजल और बैड एंजल का। मतलब उसके राइट शोल्डर पे गुड एंजल बैठा होता है और लेफ़्ट शोल्डर पे बैड एंजल। वो उसको वार्न करते हैं कि नहीं, तुम्हें ब्लैक मैजिक नहीं पढ़ना चाहिए, तुम इतने अच्छे स्कॉलर हो। फिर भी वो ब्लैक मैजिक या नेक्रोमेसी जो है वो लर्न करता है। और एक दिन क्या होता है कि मेफिस्टोफिलिस जो सेकंड कमांडर है सैटर्न का दूसरा नाम है लूसीफर, जिसको फॉलन एंजल के नाम से भी जाना जाता है। सो वो आता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है डॉक्टर फॉस्टस कि मेफिस्टोफिलिस आ गया। तो मेफिस्टोफिलिस कहता है कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो लूसीफर का कमांड था जो मैंने फॉलो किया, इसीलिए मैं आपके साथ आया। तो डॉक्टर फॉस्टस उससे कई क्वेश्चंस पूछता है पॉजिटिव और नेगेटिव टोन के, कि क्या मैरिज के बारे में बात करता है, हैप्पीनेस, सोरो, इस सब के बारे में पूछता है। तो जो मेफिस्टोफिलिस होता है वो सिर्फ नेगेटिव आंसर्स ही देता है, बिकॉज वो कहता है कि हम जो है वो डेविल्स हैं। सो डेविल्स जो हैं वो नेगेटिविटी ही फैलाना उनका काम है और नेगेटिव चीज़ों पे ही हमारा जो है वो फोकस रहता है। जब डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि मुझे मैरिज के लिए मैंने मैरिज करवानी है, सो वो कहता है कि नो, हम तुम्हें लेडी दे देंगे लेकिन हम मैरिज नहीं करवा सकते, बिकॉज क्या है कि मैरिज जो है वो एक, यहाँ पे मैसेज क्या है कि मैरिज जो है वो एक डिवाइन थिंग है जो डेविल्स नहीं करवा सकते, ये गॉड का काम है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप। और वो कहता है कि अगर तुम्हें और क्वेस्ट है और कुछ जानना है, सो आप हमें अपनी सोल जो है वो 24 साल के लिए दे दीजिए और एक जो बॉन्ड है वो साइन कर दीजिए। फिर 24 सालों के बाद हम आपको हेल में ले जाएंगे और 24 सालों में आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, चाहे आप अलग अलग प्लैनेट्स पे घूमो, चाहे कुछ मर्जी करो। सो डॉक्टर फॉस्टस इस बॉन्ड को साइन करने की कोशिश करता है और जब वो साइन करता है तो वो मेफिस्टोफिलिस कहता है कि इसमें आपका ब्लड चाहिए। सो वो अपनी रिस्ट काटता है डॉक्टर फॉस्टस, और जब रिस्ट काटता है, ये इम्पॉर्टेंट है चीज़, इसको ध्यान में रखना और नोट डाउन कर लो कि उसकी रिस्ट पे क्या लिखा जाता है, दैट इज़ होमोफ्यूज, मतलब मैन रैन अवे।
कि ये लास्ट वार्निंग गॉड उसे देता है कि उसका ब्लड जो है वो फ्रीज हो जाता है और ये लिखा जाता है मैन रैन अवे। ठीक है, सो ये लास्ट वार्निंग गॉड की तरफ से होती है कि अब भी संभल जाओ, ये बॉन्ड जो है वो साइन मत करो। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से मेफिस्टोफिलिस उसको मनवा लेता है। जब उसका ब्लड फ्रीज हो जाता है एट दैट टाइम वो 7 डेडली सिंस को ले आता है उसके अराउंड डांस करने के लिए, ताकि इसका ध्यान जो है वो ना भटके और जल्दी जल्दी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन कर दे। सो 24 सालों के लिए उसका ये सब कुछ मान लेता है और 24 सालों में वो बहुत से नेगेटिव काम भी करता है, क्योंकि जब पावर हाथ में आ जाती है तो हम नेगेटिव काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो 24 सालों के बाद फिर मेफिस्टोफिलिस उसको लेने आता है, तब वो बड़ा पछताता है कि अब मुझे हेल में रहना पड़ेगा। फिर उसे पता लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन करके। वो बहुत पछताता है और फिर क्राइस्ट को बुलाता है कि मुझे सिर्फ एक ड्रॉप दे दीजिए अपने ब्लड की, लेकिन देयर इज़ नो यूज़। सो ये थी डॉक्टर फॉस्टर्स की सारी स्टोरी। ठीक है, देन नेक्स्ट है डीडो, इसका फुल टाइटल है द क्वीन ऑफ कार्थेज। ये एक लव स्टोरी है। ये इतनी फेमस नहीं हुई बिकॉज ये कंट्रोवर्सी रही है कि इसको किसने लिखा है, या थॉमस नैश ने लिखा है या फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। ये इतनी फेमस स्टोरी नहीं है। द नेक्स्ट इज एडवर्ड II। इसका फुल टाइटल है द ट्रबल रिजाइम एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड II। ये बेस्ट प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए माना जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो का जो ये प्ले है वो बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया है रादर। सो ये बेस्ट प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए माना जाता है और ये ही क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आया हुआ है। देन नेक्स्ट है हीरो एंड लिएंडर। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, हु रोट द पोएम हीरो एंड लिएंडर। सो ये 18 लाइन्स की पोएम है। ये भी इनकम्प्लीट थी, लेकिन बाद में चैपमैन ने इसको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्क इज द मैसेकर ऑफ पेरिस। मैसेकर क्या होता है? कत्लेआम। ठीक है, सो ये 1593, ये भी इनकम्प्लीट प्ले है। इसका सबटाइटल इंपॉर्टेंट है, दैट इज विद द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ गाइस। ठीक है, देन लास्ट वर्क है इसका द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव 1593। ये एक प्ले है। इसके अलावा इसने ल्यूकन की एक बुक है फार्सेलिया, उसको ट्रांसलेट किया है और ओविड की एलिजिस को ट्रांसलेट किया है। This is all your Christopher Marlowe and thank you for watching this video.